दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है। और जो कहानी का मॉरल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये मॉरल है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि हमारा सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। डू का मतलब करना, और ये डू की फिफ्थ फॉर्म है डज। तो क्या अर्थ हुआ? गॉड डज मतलब कि ईश्वर करता है एवरीथिंग सब कुछ फॉर गुड अच्छे के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड मतलब कि ईश्वर या कह सकते हैं भगवान सब कुछ अच्छे के लिए करता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट ज़रूर करें। और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ लार्ज फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इस बात पर भी ध्यान देना है, यदि आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं और इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ पर जो देयर है उसकी कोई अलग से मीनिंग आपको नहीं निकालनी है। आमतौर पर देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन जब कोई भी ऐसा वाक्य जो सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में हो तो यदि उसकी शुरुआत देयर से हो तो उसकी देयर की वहाँ आपको कोई मीनिंग नहीं निकालनी है। अब जैसे कई बार आपने स्टोरीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक राजा था तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? देयर वॉज ए किंग। तो वहाँ पर देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अलग से उसकी हमें मीनिंग नहीं निकालनी है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज अ लार्ज फॉरेस्ट। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, जो कि एक एडजेक्टिव है। फॉरेस्ट मतलब जंगल। देयर वॉज ए लार्ज फॉरेस्ट मतलब एक बड़ा जंगल था। आ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रीव देयर। आ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रू देयर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ग्रो मतलब बढ़ना, सेकंड फ्रॉम ग्रीव या फिर उगना। अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रीव देयर मतलब कई पेड़ वहाँ पर उगे हुए थे। देयर वर मैंगो, टीक, ओक, शीशम, नीम, बनियान एंड पीपल ट्री। क्या अर्थ हुआ? देयर वर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया और यहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वर मैंगो, टीक, ओक, शीशम, नीम, बनियान एंड पीपल ट्री मतलब वहाँ पर मैंगो के, आम के, टीक के, ओक, शीशम, नीम और जो बरगद और पीपल के जो पेड़ थे वो भी वहाँ पर थे। अमंग दैम, अमंग का मतलब है बीच में। और दोस्तों, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब दो लोगों के बीच की बात हो तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया जाता है, लेकिन यदि दो से अधिक के बीच की बात हो तो वहाँ पर अमंग का प्रयोग किया जाता है। अमंग दैम, और दैम मतलब उनमें से। अमंग दैम मतलब कि उनमें से। देयर वॉज वन ट्री, उनमें से एक पेड़ था। विच हैड आ क्रूग्ड ट्रंक। दोस्तों, क्रूग्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और ट्रंक का मतलब होता है तना। जो पेड़ का तना होता है उसको ट्रंक कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अमंग दैम मतलब कि उनमें से एक। देयर वॉज वन ट्री, उनमें से एक पेड़ था। विच हैड अ क्रूग्ड ट्रंक मतलब जिसका एक टेढ़ा मतलब टेढ़ा मेढ़ा तना था।
आगे देखिए। इट लुक्ड अगली इन फ्रंट ऑफ द अदर ट्रीज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, और UGLY इसको अगली पढ़ते हैं, और ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बदसूरत, या कह सकते हैं इसको क्रूप। तो क्या अर्थ हुआ? इट लुक्ड अगली इन फ्रंट ऑफ द अदर ट्रीज, मतलब ये अन्य पेड़ों के, दूसरे पेड़ों के सामने मतलब दूसरों पेड़ों के सामने क्रूप दिखता था, मतलब दूसरों पेड़ों के सामने वो बदसूरत लगता था। द अदर ट्रीज यूज्ड टू टीज हिम। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था और किसी भी तरह की आप आदत को दर्शाना चाहते हैं, किसी कंसिस्टेंसी को, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। TEASE, टीज का मतलब होता है छेड़ना या फिर चिढ़ाना। तो क्या अर्थ हुआ? द अदर ट्रीज यूज्ड टू टीज हिम, मतलब कि दूसरे पेड़ उसे चिढ़ाया करते थे, छेड़ा करते थे। यू आर एन अगली ट्री, और ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और साथ में एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया गया। तो वो क्या कहते थे? यू आर एन अगली ट्री, मतलब आप एक बदसूरत पेड़ हो। चलिए आगे देखिए। द पुअर ट्री वुड थिंक, जो मतलब ये बेचारा पेड़ था, वुड थिंक वो सोचता, वाई डिड गॉड मेक मी अगली। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो अफर्मेटिव में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन अफर्मेटिव के अलावा यदि कोई वाक्य होगा जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तब आपको वहाँ पर हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। और यहाँ पर डिड एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग किया गया। तो यदि आप इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो उसे आपको सबसे पहले मेंशन करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? द पुअर ट्री वुड थिंक, मतलब वो बेचारा पेड़ सोचता, वाई डिड गॉड मेक मी अगली, मतलब कि ईश्वर ने, भगवान ने मुझे बदसूरत क्यों बनाया। वाई कांट आई बी लाइक द अदर ट्रीज। और ये भी दोस्तों यहाँ एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया वाक्य को बनाने में। तो क्या अर्थ हुआ? वाई कांट आई बी लाइक द अदर ट्रीज, मतलब मैं अन्य पेड़ों की तरह, दूसरे पेड़ों की तरह क्यों नहीं हो सकता। बी मतलब होना। चलिए आगे देखिए। वन डे आ वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वन डे मतलब कि एक दिन। आ वुड कटर, वुड कटर का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला, जिसे लकड़हारा भी कहा जाता है। मतलब एक दिन एक लकड़हारा केम आया टू द फॉरेस्ट, जंगल आया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वन डे आ वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन एक लकड़हारा जंगल आया। ही सॉ द क्रूक्ड एंड अगली ट्री एंड थॉट, दिस क्रूक्ड ट्री इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर मी। क्या अर्थ हुआ? ही सॉ द क्रूक्ड एंड अगली ट्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। SEEC मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, ही मतलब उसने, ही सॉ उसने देखा, द क्रूक्ड मतलब वो जो क्रूक्ड मतलब जो टेढ़ा पेड़ था उसको, क्रूक्ड एंड अगली ट्री मतलब उसने उस टेढ़े और बदसूरत पेड़ को देखा, एंड थॉट और उसने सोचा, थिंक मतलब सोचना, सेकंड में थॉट और उसने सोचा, दिस क्रूक्ड ट्री मतलब ये टेढ़ा पेड़, इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर मी ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही सॉ द क्रूक्ड एंड अगली ट्री,
एंड थॉट मतलब उसने टेढ़ा और बदसूरत पेड़ को देखा और सोचा, दिस क्रूक ट्री इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर मी, मतलब ये टेढ़ा पेड़ मेरे किसी भी काम का नहीं है। आई विल कट द ट्रंक्स ऑफ द अदर स्ट्रेट ट्रीज, और स्ट्रेट का मतलब सीधे, तो क्या अर्थ हुआ, आई विल कट। और दोस्तों यहाँ विल का यूज़ किया गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम फ्यूचर में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आई विल कट द ट्रंक्स ऑफ द अदर स्ट्रेट ट्रीज, तो उसने क्या सोचा कि मैं बाकी जो सीधे पेड़ हैं उनके तनों को काटूंगा। सो इसलिए ही कट डाउन ऑल द ट्रीज, इसलिए उसने सारे पेड़ों को काट दिया, कट डाउन ऑल द ट्रीज एक्सेप्ट द क्रूक्ड ट्री। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, EXCEPT एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है सिवाय। तो क्या अर्थ, इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सो इसलिए ही कट डाउन ऑल द ट्रीज, उसने सारे पेड़ों को काट दिया, एक्सेप्ट द क्रूक ट्री मतलब सिवाय टेढ़े पेड़ के उसने सारे पेड़ों को काट दिया। नाउ अब द क्रूक्ड ट्री थॉट, और थिंक मतलब सोचना, सेकंड में थॉट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। नाउ मतलब कि अब द क्रूक्ड ट्री थॉट मतलब कि अब टेढ़े पेड़ ने सोचा, गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड, तो उसने क्या सोचा कि गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड मतलब ईश्वर हर चीज़ अच्छे के लिए करता है। माई अगलीनेस सेव्ड माई लाइफ, दोस्तों अगलीनेस आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अगली का मतलब होता है बदसूरत, कुरूप, और वो एडजेक्टिव है, और अगलीनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है बदसूरती या कुरूपपन, उसे अगलीनेस कहा जाता है जो कि एक नाउन है। तो उसने क्या कहा, माई अगलीनेस सेव्ड माई लाइफ, सेव मतलब बचाना, और ये सेकंड फॉर्म है सेव्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। माई अगलीनेस सेव्ड माई लाइफ मतलब मेरी बदसूरती ने मेरे जीवन को बचा लिया। वी शुड नेवर ब्लेम गॉड फॉर आर ट्रबल्स, क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। शुड का प्रयोग किसी भी वाक्य के अंदर किसी भी तरह की सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी भी तरह की सलाह को दिखाना चाहते हैं, तब हमें वहाँ पर शुड का प्रयोग करना होता है, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ किया जाता है। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो क्या अर्थ हुआ, वी शुड नेवर ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोष देना। वी शुड नेवर ब्लेम गॉड, हमें ईश्वर को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, फॉर आर ट्रबल्स, हमारी समस्याओं के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला। और दोस्तों आप इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लीजिए, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप किसी भी तरह की सलाह को दिखाना चाहते हैं वाक्य में, तो वर्तमान में जब आप ऐसे वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर आपको शुड का प्रयोग करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी होगी। तो क्या अर्थ हुआ, वी शुड नेवर ब्लेम गॉड फॉर आर ट्रबल्स मतलब हमें अपनी समस्याओं के लिए ईश्वर को कभी दोष नहीं देना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, शुड का मैं आपको 2 वाक्य देता हूँ, आप उन्हें बनाएं और कमेंट में शेयर करें। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। आई रिपीट द सेंटेंस, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। अब आप दूसरे सेंटेंस को भी नोट कर लीजिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई रिपीट द सेंटेंस, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 2 वाक्य दिए हैं जहाँ पर आपको शुड का प्रयोग करना है, एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। आगे देखिए, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड इट। तो क्या अर्थ हुआ, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड इट, और ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड इट मतलब हमेशा उस चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हमें ईश्वर को अपनी समस्याओं के लिए कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड इट, इस हमेशा इसके पीछे कोई कारण होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि कहानी का मॉरल आपको समझ में आया हो, तो जैसा हमने कहानी का जो शुरू में इसका टाइटल देखा था, जो टाइटल था गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड, ईश्वर हर चीज़ अच्छे के लिए करता है, तो कहीं ना कहीं जो इसका जो मॉरल है वो कहानी के टाइटल के अनुसार ही है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कई बार जब हमारे जीवन में कुछ संकट आते हैं तो कई बार हम ईश्वर को, भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं।
लेकिन जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि ये जो पेड़ था जो कि टेढ़ा मेढ़ा था, बाकी जो पेड़ थे उसको चिढ़ाते थे, लेकिन इसी टेढ़ेपन के कारण उसकी जान बची, क्योंकि जो सीधे पेड़ थे उनको लकड़हारे के द्वारा काट दिया गया। तो हमेशा कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है, कुछ है, तो ऐसा हो सकता है शायद ईश्वर ने, भगवान ने ऐसा कुछ उसके पीछे कारण हो, शायद उसके अंदर हमारी कोई फ़ायदे की बात हो सकती है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी स्टोरी थी। इफ़ यू रियली एंजॉयड द स्टोरी एंड इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट माय हार्ड वर्क, it's my request, kindly subscribe the channel and do like this video and try to share this video with your friends. And apart from this, if you have anything to say, if you wanna share your feedback, your valuable suggestions, you are more than welcome. Just go to the comment section and write whatever suggestion or feedback you wanna share. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.